कक्षा 9 के विद्यार्थियों को एक बार फिर नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बहुपद। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम प्रश्नावली पढ़ने जा रहे हैं बहुपद, इसी प्रकार की ऐसी कैसी प्रश्नावली हमारे कक्षा 10 में भी है, वो भी बहुपद की प्रश्नावली ही है। और आपको मैं विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी प्रश्नावली को कक्षा 9 में बढ़िया ढंग से पढ़ोगे तो निश्चित रूप से मान के चलो वो आगामी कक्षा में आपके काम आएंगे, 100% काम आएंगे। इसलिए इनको अभी भी हमें बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैं आपको बार बार और हर वीडियो में यही कहता हूँ कि कक्षा 9 के ना तो बच्चे ध्यान दे पाते हैं और ना ही पढ़ाने वाले सर। क्यों कि पढ़ाने वाले सर पर ऑलरेडी कक्षा 10 के और कक्षा बोर्ड की कक्षाओं का प्रभाव रहता है, इसके अलावा भी और कार्य होते हैं। और 9th वाले इसलिए नहीं ध्यान दे पाते क्योंकि वो 8 में पढ़ कर आते हैं और वो ये सोचते हैं कि जब हम अगले साल पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी मेहनत करेंगे और पूरा कवर कर लेंगे। जबकि आप भी चीज़ मानते हो और मैं भी ये चीज़ मानता हूँ, कभी भी इस प्रकार कवर होना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई कर लेता है तो वो धन्यवाद का पात्र है, लेकिन 99% केस में वही बच्चा अच्छे नंबर लेकर आता है जो कक्षा 9 में बढ़िया तरीके से अध्ययन करता है। अब देखो, बहुपद की ये बात कर रहा है तो बहुपद हमें समझ में आना चाहिए। आप सीधे रूप से पढ़ सकते हो कि ऐसा इक्वेशन जिसमें एक से अधिक पद आता हो वो क्या कहलाता है? बहुपद। अब इसमें क्या हो सकता है? एक पद भी हो सकता है, 2 पद भी हो सकते हैं और 3 पद भी हो सकते हैं, अर्थात कितने ही पदों का समीकरण हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया 2x² + 3x + 3, ये समीकरण है। अब इसमें आप देखोगे तो चर एक है, और कौन सा चर है वो? x, लेकिन पद कितने हैं? 3 पद है। कितने पद है? 3। इसी प्रकार आप और सवाल दे सकते हो, ये सवाल 2x², यहाँ मैं लिख देता हूँ 2x² + 3t। इसमें पद कितने हैं? 2, लेकिन चर भी कितने हैं? एक तो चर है x और दूसरा चर क्या है? t। ये हमारे बहुपद है। अब हम अलग अलग समीकरण को, कोई रैखिक समीकरण होता है जिस समीकरण में एक ही घात होती है, रैखिक समीकरण होता है। जिस समीकरण में 2 घात होती है वो द्विघात होता है, और 3 घात होती है उसमें त्रिघात समीकरण कहते हैं। इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले पूछ रहा है वो एक चर वाले बहुपद। क्या कहता है? एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले का मतलब होता है कि हमारी ABCD में जितने भी अल्फाबेट होते हैं और उनका जब छोटे ABCD के रूप में प्रयोग होता है, इस प्रकार प्रयोग होता है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? ये चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये चर होते हैं। और इन चरों से जब एक पद का समीकरण बनता है तो एक पद होता है, जब 2 पद होते हैं द्विपद कहते हैं, और जब बहुत सारे पद होते हैं उनको कहते हैं बहुपद। बहुपद का मतलब होता है एक पद भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 पद भी हो सकता है, कितने भी पद हो सकते हैं। बहु का मतलब होता है एक से अधिक पद। और उसके बाद में हम पढ़ रहे थे इन पदों की घात। देखो, हम घात का अध्ययन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घात होती है वो हमेशा हमें पूर्णांक संख्या में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में। ठीक है, कभी भी जो कोई भी घात अव्यवस्थित रूप में रहती है तो वो कभी भी समीकरण सरल नहीं होगा। ये हमें सबसे बड़ी चीज ध्यान रखनी है। अर्थात सही और शुद्ध रूप में अगर समीकरण होगा तो, अगर माइनस में घात होती है तो समीकरण नहीं बनता है, और अगर स्क्वायर रूट में भी कोई घात होती है तो वो भी हमें समीकरण कभी भी मान्य नहीं होगा। तो अब और आगे विस्तृत रूप से भी अध्ययन करते हैं। अब देखो, ये हमारा एक प्रश्न है, उदाहरण मानो आप, और ये कह रहा है कि प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, और बहुपद का मतलब होता है एक से अधिक पद। इसमें 3 पद है, इसमें 4 पद है, इसमें कितना पद है? 1 पद। तो इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक पद वाले समीकरण। कितना पद वाला समीकरण? एक पद वाला। अब सवाल पूछ रहा है घात। हमेशा आप ये ध्यान रखना, कोई भी हमें जब चर दिया जाए और उस चर की आपको ये देखना है कि उस चर की मैक्सिमम यानी अधिकतम घात कौन सी है। जो अधिकतम घात होगी वही हमारे इस प्रश्न की उत्तर होगी। जैसे पहला वाला प्रश्न ये कह रहा है x की घात 5 -
x की घात 4 प्लस 3। इस समीकरण को जब आप देखोगे तो एक चीज पाओगे, सबसे पहले तो इसमें पद कितने हैं? 3। अब कई बच्चों के दिमाग में आती है कि सर ये 3 ये पद में कैसे मान्य? तो आप पढ़े होंगे पिछली प्रश्नावली, मैंने आपको बताया जब घात और घातांक का हम अध्ययन करते हैं तो किसी भी इक्वेशन के ऊपर, जैसे ये x आता है, इसके ऊपर x की घात 0 आता है, या y की घात 0 आता है, z की घात 0 आता है, 5 की घात 0 आता है, 4 की घात 0 आता है, अर्थात कोई भी नंबर हो या चर हो या कोई भी वैल्यू हो, अगर उसके ऊपर घात 0 आती, क्या आती है? 0, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा? 1। उसका उत्तर हमेशा क्या प्राप्त होता है? 1। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी। तो आप ये मान के चलो ये 3 है, तो इस 3 के साथ x की घात 0 है, क्या है? तो इसलिए ये भी घात कितनी? शून्य घात वाला समीकरण है। इसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 5। इस समीकरण में आप देखोगे तो अधिकतम घात कितनी होगी? 8। और ये जो 2 है, इस 2 की मैं बात कर रहा था, तो 2 हमेशा x की घात 0 का ये गुणांक है, इसलिए कितनी घातांक वाला समीकरण है? ये शून्य घातांक वाला समीकरण है। ऐसा सवाल हमारे परीक्षा में कई बार आ जाता है। आप इसको देखोगे तो हमें बहुत इजी तरीके से ये समझ में आ जाएगा, ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बड़े व्यवहारिक तरीके से आप समझो। 9th क्लास का कोर्स कठिन नहीं है, लेकिन हम क्या कि समय नहीं देते, इसके लिए हमारे लिए वो कक्षा 10 के लिए बहुत बर्डन बन जाता है, जबकि आप मान के चलो कक्षा 10 भी बहुत इजी वे में होता है। अब 2.1 हम पढ़ रहे हैं और सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। पहला ये पूछ रहा कि कौन कौन से एक चर में बहुपद है। देखो बहुत अच्छी बात कह रहा है कि एक चर, अर्थात जो भी हमें समीकरण देवे उस समीकरण में एक ही चर होना चाहिए। एक ही चर का मतलब अगर समीकरण x में है पूरा तो वो एक चर वाला है, अगर समीकरण y में है तो वो एक चर वाला, अगर समीकरण x और z में है तो ये कितने चर हो गए? 2। और अगर समीकरण x में भी है, z में भी है और t में भी है तो वो कितनी घात वाला समीकरण हो गया? 3 चर वाला समीकरण। कितने का चर वाला? 3 चर वाला। तो देखिए आप, ये पूछ रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन से एक चर में बहुपद है, कौन कौन से नहीं है, और कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1, ये कह रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। देखो ये एक चर का समीकरण है, क्यों? इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें x नहीं है लेकिन वो x की घात 0 है। क्या है? x की घात 0, इसलिए पूरा समीकरण एक चर वाला समीकरण है। ठीक है। और अगर आपको इसकी घातांक पूछे, घात पूछे, तो इसकी अधिकतम घात कितनी हो गई? 2। और अगर इसके पद पूछे तो आपको ये ध्यान रखना है कितने पदों का समीकरण है? 3 पदों का। एक चर का समीकरण है, 2 घात का समीकरण है, 3 पद का समीकरण। इसी प्रकार आप इसमें आओ, इसमें y स्क्वायर प्लस अंडर 2, हमें पता है चर कितना है? चर 1 है, एक चर है। घात कितनी है? अधिकतम 2 है। पद कितने? 2। ये समीकरण और ये समीकरण, तीसरा और चौथे को बड़े हमें ध्यान से देखना है कि इसमें जो घात आ रही है वो अंडर में आ रही है। तो मैंने कहा कभी भी वर्ग में घात आती है तो वो हमारी घात मान्य नहीं। और इस प्रकार का भी जो सवाल आता है, घात की चर्चा चलो हम कर लेंगे, लेकिन ये बहुपद के रूप में मान्य नहीं होता। पद के रूप में मान्य वो होता है जो पूर्ण संख्या के रूप में घात हो, तो इसलिए दोनों ही भी ये पद वाले समीकरण नहीं है। और इसमें आप देखोगे तो इसमें चर कितने हैं? 3। कितने चर हैं? 3 चर है। ठीक है। और अधिकतम तीनों चरों की अलग अलग घात है, और इस प्रकार ये हमारे उत्तर आते हैं। आपके ये कौन कौन ये चर वाले एक चर में बहुपद हैं, ये एक चर में बहुपद भले ही होंगे लेकिन ये सही रूप से व्यवस्थित नहीं है, इसलिए इसका घात घातांक के रूप में कोई योगदान नहीं होता। ऐसे सवालों का हमें स्पेशल रूप से ध्यान रखना चाहिए। क्लियर। अगला सवाल दूसरा पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं। तो ध्यान से देखिए, जब इसमें एक्स स्क्वायर है तो इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना है? 1। ये है तो इसके एक्स स्क्वायर के गुणांक में -1। ये है इसके एक्स स्क्वायर के गुणांक में π/2। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, लेकिन फिर भी परीक्षा पूछ ले तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा 0। क्या होगा? 0। और 0 को हम जब एक्स स्क्वायर से गुणांक करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 0।
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 0। बोलो ये दो सवाल आपके समझ में आए कि नहीं आए, पहला और दूसरा। अब सवाल नंबर है हमारा 3। 35 घात के एक द्विपद को 100 घात के एक पद का एक उदाहरण दीजिए। 35 घात द्विपद x की घात 35 और द्विपद देना तो यहाँ 2 लिख दो आप, तो कितने पद हो गए 2, अधिकतम घात कितनी होगी 35। इसी प्रकार 100 की घात ये x की घात 100, जरूरी नहीं हो x लिखो, मैं लिख रहा हूं, आप y की घात 100 भी लिख सकते हो। और उसके बाद में अगला जो 4 नंबर सवाल है, निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की यहाँ घात लिखनी है। क्या लिखनी है? घात। तो यहाँ पर जो अधिकतम घात कितनी है 3, तो इसकी घात 3, यहाँ पर कितनी है 2, यहाँ पर कितनी है 1 और यहाँ पर घात कितनी है 0। बोलो बात समझ में आएगी? ये बहुत ईजी है, आप थोड़ा समय दो। मैं मानता हूं कि आप ढंग से पढ़ नहीं पाते होंगे, लेकिन मैं तो कहता हूं वीडियो देख लो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कोई दिक्कत वाले घर पे जाके ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं एक एक सवाल यहाँ करवा रहा हूँ। और बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रेखिक है, अब हमेशा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले रेखिक बहुपद कौन से होते हैं? रेखिक बहुपद वो होते हैं जिनकी जो घात है वो 1 होती है। कितनी होती है? 1। उसके बाद में यदि द्विघात की बात कर रहा है, त्रिघात की बात कर रहा है, तो आप इस समीकरण 1 में देखोगे अधिकतम घात कितनी हो गई 2, तो ये द्विघात हो जाएगा। इसमें अधिकतम घात कितनी 3, तो ये त्रिघात। इसमें 2 तो ये द्विघात। इसमें 1, इसमें 1 घात है इसलिए ये 1 घात। इसमें भी 1 घात है, ये 2 घात है, ये 3 घात है। बात समझ में आएगी नहीं है? इस प्रकार ये सवाल सरलीकरण होते हैं और हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गई 2.1। अब हम अध्ययन करते हैं 2.2 का। बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है और ये आपके कक्षा 10 में आती है और इससे जुड़े कई भाग से रिलेटेड सवाल भी आते हैं जो हमें बढ़िया ढंग से पढ़ने हैं। देखो इसमें लिखा बहुपद का शून्यक, तो हमें बहुपद के बारे में तो ये पता चल गया कि वह समीकरण जिसमें एक से अधिक पद हो, एक से अधिक पद हो, ये तो हो गया बहुपद। लेकिन बात एक और आई है, वो आई है शून्यक की। तो शून्यक क्या होता है? तो शून्यक वो होता है जो हमारे इस बहुपद के मान को 0 कर दे। क्या कर दे? 0। जैसे x + 2 = 0, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो आपको 2 की जगह ऐसा मान रखना है कि ये 0 हो जाए। तो अगर यहाँ मैं -2 + 2 लिखूंगा तो बोलो बराबर मान कितना आएगा 0। तो इस समीकरण में जो इसका शून्यक होगा वो कितना होगा -2। और उसको निकालने का तरीका ये है, यहाँ बराबर 0, कोई भी नंबर अगर प्लस का है बराबर के उधर जाएगा तो वो हमेशा माइनस हो जाएगा। इस समीकरण का शून्यक ये होगा। तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं? हमारी ये शून्यक से रिलेटेड कई बार सवाल आता है और शून्यक ऐसे ही ज्ञात करते हैं। लेकिन ये तो एक घात का समीकरण था इसलिए आपने आसानी से शून्य ज्ञात कर लिया। आपको अगर द्विघात समीकरण मिल जाए तब कैसे ज्ञात करोगे? अगर आपको त्रिघात का समीकरण मिल जाए तो कैसे ज्ञात करोगे? ये हमेशा चुनौती रहती है। तो ध्यान रखना, जब द्विघात समीकरण आए और उनका शून्य ज्ञात करना हो तो उसका भी तरीका होता है, और जब त्रिघात समीकरण होती है और उसका शून्य ज्ञात करना है तो उसका भी एक तरीका होता है। द्विघात समीकरण में कैसे शून्य ज्ञात करते हैं और त्रिघात समीकरण में कैसे शून्य ज्ञात करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से, अगर हमारे सवाल आता है x² + 4x + 4 = 0, आपको इसके शून्य ज्ञात करने। मान लो, हालांकि इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हमारे एक परिमेय भी आती है, जो सूत्र भी आता है जिसे हम कहते हैं द्विराचार्य फॉर्मूला। क्या कहते हैं? द्विराचार्य सूत्र भी कहते हैं। और इस द्विराचार्य सूत्र के अलावा हमारे पास ये समीकरण आता है, इसको सोल्व कैसे करते हैं। देखो, जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो बीच की संख्या रहती है उसको इस प्रकार के टुकड़े करने की, जोड़ने पर वो संख्या है। जैसे 4x के टुकड़े करने तो आपको जोड़ने पर उत्तर आना चाहिए 4, और गुणा करने पर इन दोनों को जो गुणा करोगे वो उत्तर आना चाहिए। इन दोनों को जब हम गुणा करते हैं तो वो आता है 4x²। तो मैंने ये ढूंढ कर लाया x² + 2x और +2x। आप ये जानते हो कि 2 को और 2 को जब हम गुणा करते हैं तो कितना आता है 4, और जोड़ते हैं तब भी क्या आता है 4। और x को और x को गुणा करोगे तो x² आएगा। तो आपको इसमें से कॉमन लेना x, और ये आ गया x + 2, ये आ गया +2 और पीछे बच गया x + 2।
यहाँ जब आप देखोगे तो एक तो आया x+2 और एक और आया x+2, आया कि नहीं आया? और यहाँ आप नोट करोगे तो x बराबर -2 और -2, ये हमारे शून्यक है। क्या है? अगर ये आप मान इस समीकरण के अंदर रखते हो तो हमें प्राप्त होता है 0। ये द्विघात समीकरण का ज्ञात करने का तरीका है। अब बात आ गई भाई, अब हम 8वीं क्लास में रहे नहीं, अब हम आगे 9th में, आगे 10th में आएंगे। अगर हमारे त्रिघात समीकरण से जुड़ा हुआ कोई सवाल आए तो हम किस प्रकार करेंगे वो हमें थोड़ा सा ध्यान में देखना। अब त्रिघात समीकरण हमारे सामने दिया हुआ है, इसको देखो। इस प्रकार का जब भी सवाल आए तो हमारी पहली ड्यूटी ये बनती है कि आपको इस समीकरण में मान रखना है 1, -1, 0, 2, -2, अर्थात इस प्रकार आपको रखते हुए जाना है। और रखने पर जो मान इसको 0 कर देता है तो सबसे पहला शून्यक तो होगा हमारा वो, और उसके बाद में उस शून्यक का हमें क्या करना है वो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, अर्थात कुछ समय बाद में हम एक परिमेय पढ़ेंगे शेषफल परिमेय, उसमें इस शून्य का योगदान आएगा कैसे। जैसे हमारे पास समीकरण आ गया 5x की घात 3 -2x² प्लस 3x -2, मुझे इसको 0 करना है। तो मैंने कहा कि आप सबसे पहले 1 रखो, फिर -1 रखो। मान लो आपने रख दिया -1, क्या रखा? -1 रखा, इस 1 की जगह दिए -1 -2, ये -1 का स्क्वायर, ये +3 -1 और ये -2। ये देखो यहाँ पर -1 रख दिया, यहाँ पर -1 रख दिया और यहाँ पर -1 रख दिया। सबसे पहले मैं रख रहा हूँ x बराबर -1, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद में हम रखेंगे x बराबर 1। सबसे पहले मैं रख रहा हूँ -1। अब -1 को कितनी बार हमें गुणा करना है? 3 बार। तो माइनस को माइनस से गुणा किया, क्या है? +1, और +1 को जब -1 से गुणा किया हमारे क्या आया? -1, और -1 को जब 5 से गुणा करोगे तो -5, और इस -1 को जब आपने 2 बार गुणा किया अभी तो +1, और +1 इसको गुणा किया तो -2, ये माइनस और ये प्लस गुणा होकर -3 और ये -2, और इनको जब हम सरल करेंगे तो सारे माइनस के हैं, और जब सारे नंबर्स माइनस के इसका मतलब योग होंगे। 5 और 2 7, 3 10 और 2 12, तो 12 बताओ हमारे आंसर कितना आया? -12। क्या इसने इसको शून्य किया? नहीं। जब इसने इसको शून्य किया तो हमें इसका मान -1 प्राप्त नहीं होगा। तो फिर क्या प्राप्त होगा? अब हमें रखना 1, तो रख दो 5, 1 की घात 3 -2, 1 की घात 2 +3, 1 और -2। 1 को 3 बार गुणा करोगे 1 आया, 1 को 5 से गुणा किया 5, फिर 1 को 2 बार से गुणा किया 2, ये 3, ये -2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हमें इसको क्या करना है? सरल करना है। एक बार फिर आप देख लो, ये 5 आ गया, ठीक है। देखो अब 5 आ गया, 5 में से 2 गए, कितना है? 3, +3 -2, 4 -2, और हमारे पास क्या आ गया? 2। और भी 0 आया क्या? नहीं। इस प्रकार हमें रखते हुए जाना है, और रखने के बाद में जो वैल्यू आती है वही हमारी शून्यक होती है। अब आपको इसमें क्या रखना है? 2 रखना है। क्या रखना है? 2। फिर आपको 3 रखना, फिर आपको 4 रखना। इस प्रकार आप रखोगे तो हमें आंसर प्राप्त होगा। इसका क्या उत्तर सही होगा और कैसे होगा अभी हम और इसको सरल करेंगे आगे, तो हमें इसको आसानी से पता हो जाएगा। ये इसने देखो 0 रख कर भी ट्राई किया है, 0 पर भी इसका आंसर नहीं है, -2 आया, और ये आगे भी कर रहा है। ठीक है, अब हम जब सवाल करेंगे तब इनके व्यवस्थित अध्ययन हम करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं। अब ये बता रहा है कि चरों के जो दिए गए मान है इसमें प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात करो जब x बराबर 1 रखो। तो देखो सबसे पहले यहां लिखो सवाल 5x² - 3x + 7। अब बताओ x बराबर क्या रखना आपको? 1, ये रख दिया। तो 5 1 का स्क्वायर -3 1 + 7। 1 का स्क्वायर बराबर 1 होता 5 -3 + 7। 5 में से 3 गए, कितना है? 2, और 2 और 7 कितने हुए? 9। बोलो p का मान जब 1 रखा तो आपको आंसर कितना प्राप्त हो गया? 9। कितना प्राप्त हुआ? 9।
इसी प्रकार आपको इसमें 2 रखना है, इसी प्रकार आपको इसमें a रखना है। ये 2 सवाल करके अगर जो पढ़ रहे हैं बच्चे, अध्ययन कर रहे हैं, मुझे पता चलेगा। आप मुझे इस नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप से ऐड हो सकते हो। वो कक्षा 10th के लिए ग्रुप है, लेकिन आप अभी से ऐड हो सकते हो। वो ग्रुप कभी भी डिलीट नहीं किया जाएगा। आपके नंबर का पूर्ण रूप से पायरेसी है, उसमें शुद्धता प्राइवेसी है, सॉरी, किसी को भी वो दिख नहीं सकते, वो कम्युनिटी ग्रुप होता है। तो ये 2 सवाल आपको इसी की तरह सरल करके आपको करना है। अब देखो हमारी 2.2 आ गई। बहुत ही इजी सवाल है इसके एक, कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं। आप थोड़ा सा देखोगे सरल हो जाएंगे। अब देखो सबसे पहले ये सवाल है हमारे पास, ये मैं यहां लिख देता हूं। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा, 5x माइनस, देखो ये मैंने थोड़ा सी गलती कर दी, वापस लिख रहा हूं। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। आपको इसमें सरल करना, और इसमें ये बता रहा कि ये इसको हमेशा अपन मानते हैं px, और इस x की जगह हमें रखना है अलग अलग मान। पहले रखना है 0, फिर रखना है -1, और फिर रखना है x बराबर 2। ये आपको करना है, ये 2 मैं कर रहा हूं। देखो ये 5, ये x की जगह 0, ये -4, ये 0 का स्क्वायर, ये +3। इसको आप 0 से सरल करोगे 0 आ गया, इसको 0 से सरल करोगे 0 आ जाएगा, और ये पीछे बच गया 3। बताओ आंसर कितना आ जाएगा? क्या ये कठिन है? क्या कठिन है? नहीं, बस समय दो, आप अच्छा सा अध्ययन करो। मैं समय दे रहा हूं ना आपको, तो आपको भी देना चाहिए। अब आपको -1 रखना है, तो 5 की -1 -4 -1 का स्क्वायर +3। अब देखो इस नंबर को आपको -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो -5, और किसी भी नंबर को आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, अर्थात स्क्वायर, तो -1 का -1 ये हो गया +1, और +1 को जब इससे करोगे तो -4 +3, -5 और -4 कितने हो गए? -9 प्लस का 3। और जब आप इसको सरल करोगे, दोनों संख्याओं के बीच अलग अलग चिन्ह है, बाकी होती है 9 में से 6 गए 3 गए 6, और बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वो हमारा आंसर होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार हमें इन सवालों को सरल करना है। कोई दिक्कत आती है अपन सोल्व कर लेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश करो। पहला सवाल हो गया। दूसरा भी बहुत ईजी है। देखो यहाँ इसने दे रखा P0 P1 P2, मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पहले 0 का मान रखना है, फिर 1 का रखना है, फिर 2 का। जैसे सवाल पहला ये हो गया, y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। आपको इस y की जगह क्या रखना है? पहले तो रखना P0 मतलब 0, तो 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1। आंसर कितना आ गया? अब आपको रखना है P1, तो 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, तो 1 - 1 प्लस 1, ये 0 पीछे बच गया 1। इसी प्रकार फिर रखना आपको P2, तो y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, और 2 में तो ये 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, ये 4 - 2 प्लस 1। 4 में से 2 के कितने? 2, और 2 और 1 कितने हो गए? 3। मैं तो कहता हूँ ये प्रश्नावली इतनी ईजी है जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। बहुत सरल है, बस थोड़ा सा पढ़ने का आप प्रयास करो। इसी प्रकार आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो मान है ना, ये इसमें रखना है। ये शून्य का पूछा, ये रखोगे, अगर ये 0 हो जाता है तो ये उत्तर सही है, अगर 0 नहीं होता है तो ये उत्तर सही नहीं। जैसे ये तीसरा सवाल, x स्क्वायर -1, इसमें आपको एक तो रखना है -1, एक रखना 1। मैंने आगे पीछे किया, घबराने की जरूरत नहीं। सबसे पहले मैंने -1 रखा, तो -1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1, 1 - 1 बराबर 0, ये सही है। अब 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर -1, फिर 1 - 1 बराबर 0। इसका मतलब ये दोनों शून्य सही। इसमें आप 0 को तो अपने आप शून्य हो जाएगा। इस प्रकार आपको अलग अलग वैल्यू इनमें रखना है। अगर कोई सवाल में दिक्कत आती है तो आप वो सवाल स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज दो। बाकी कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिर्फ वैल्यूओं को रखकर इसको सोल्व करना है, अर्थात सरल करना है। बहुत इजी सवाल पड़ेगा आपके, कोई सा भी आप कर लेना। सेम ये कि ये सवाल है, इनके शून्य ज्ञात करने हैं, अर्थात शून्य का मतलब होता है इनकी जगह क्या रखें,
कि इनका 0 आ जाएगा। वैसे इनका सोल्व करने का सबसे शॉर्ट तरीका, जैसे 5वां सवाल, 3x - 2 का हमें शून्य ज्ञात। मैंने हमेशा बताया कोई भी माइनस की संख्या है उधर जाएगी हमेशा किसकी हो जाती है, प्लस की। जब x का मान ज्ञात करना तो उत्तर आ जाता है 2/3। ये इसका शून्यक होगा। इसी प्रकार आप देख लो दूसरा सवाल, x - 5, इसका शून्य ज्ञात करना है इसलिए बराबर लिख दो। कोई भी माइनस की संख्या बराबर के उधर जाती है प्लस की हो जाती है, और ये इसका क्या आ गया, शून्य। इसी प्रकार ये सवाल आप कर सकते हो 2x + 5। तीसरा सवाल बता रहा हूँ, 2x बराबर -5 और x बराबर -5/2। ये बात है। इस प्रकार ये सवाल सरल होते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही होता है, बहुत इजी सवाल है। और अब हमारा जो महत्वपूर्ण चीज है वो अब आया है। अगर आपने इस परिमेय को पढ़ लिया तो आपने कक्षा 10 में 4 नंबर प्राप्त कर लिया। कक्षा 10 में भी नहीं, कक्षा 9th के अगर ईयरली एग्जाम होते हैं वार्षिक, उस एग्जाम में ये सवाल आता है 100%, हमेशा आता है। और मुझे जहाँ तक लगता है आपके हाफ ईयरली में भी ये सवाल आया होगा। इसमें क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है। शेषफल परिमेय ये क्या कहता है, हमें भाग देना सिखाता है। क्या सिखाता है? भाग। अब भाग हम कैसे देते हैं? भाग जो भी देते हैं हम हमेशा, अर्थात ऐसा समीकरण जिसमें 3 घात होती है और 3 से अधिक घात होती है, उन्हीं में ही शेषफल परिमेय लागू होती है। द्विघात समीकरण में कभी शेषफल परिमेय लगती नहीं। सामान्यतः हम 3 या 3 से अधिक जो भी घात आती है उनमें शेषफल परिमेय का यूज करते हैं। शेषफल परिमेय में क्या करते हैं हम, कोई भी जैसे x + 1 है, इसका इस प्रकार के समीकरण में हम भाग देते हैं, इसका इसमें भाग देते हैं। यह है शेषफल परिमेय। भाग देने के हमारे अपने रूल हैं जो हमें सावधानी से ध्यान रखना है। जब भी आप भाग देते हो तो हमारी प्राथमिक ड्यूटी ये रहनी चाहिए कि जो हमारा पहला चर है उसको हमें हटाना है, अर्थात गायब करना है। बाकी आपका कोई टारगेट नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी नंबर्स है वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आपको वो लोड नहीं करना है। आपका पहला कार्य है कि आपको इसको हटाना है। दूसरी बात, बाकी जब भी आप सरल करते हो हमेशा बाकी करना है, अर्थात प्लस है उसको माइनस करना है और माइनस है उसको क्या करना है, प्लस, चिन्ह चेंज करने। ये 2 चीज अगर आप ध्यान रखोगे तो मैं कहूंगा कि शेषफल परिमेय आपको सबसे ज्यादा सरल लगेगी, सबसे ज्यादा सरल। और जब आपके इस प्रकार रूप में सवाल आए तो हमारी पहली ड्यूटी है कि 1 + x के टाइप में सवाल आए तो सबसे पहले इसको इस प्रकार आप इसमें बदल दो, अर्थात पहले हमें x लाना है। और इन प्रकार का सवाल आता है तो हमें जब भी सरल करते हो सबसे पहले बड़ी घात आगे लेकर आओगे आप, जैसे ये सवाल। अब इसमें आपको भाग देना इसका, तो ये मैंने लिख दिया x + 1, चेंज किया कि नहीं किया। और इसको सरल करोगे तो सबसे पहले बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर -1। अब मैंने आपको दूसरी चीज बताई कि जब भी आपको सरल करना है आपकी पहली ड्यूटी है कि इसको हटाना है। मेरे पास इसके हटाने के लिए इतनी सी चीज है, इसके बराबर वो चीज लानी है। तो एक तो 3 नहीं है तो मैं 3 लेके आ गया, इसमें x है, इसमें 2x है, तो मैं x की 1 और लेके आ जाता। तो अब मैं इसको पूरे को इससे गुणा करूंगा तो ये तो आ गया 3x², और जब ये 1 से गुणा होगा तो ये हो गया 3x। उसके बाद मैंने बताया कि इसके आगे चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ क्या हो गया, माइनस। इसके आगे चिन्ह क्या है, प्लस, तो ये हो गया माइनस। ये कट गया, ठीक है। इन दोनों को जब आप सरल करोगे तो दोनों में अलग अलग चिन्ह है तो क्या होगी, बाकी। तो 3 में से 1 गया की तरह 2x, और बड़ी संख्या का चिन्ह आ गया माइनस, और फिर आपको यह माइनस लिख दिया। अब आपका अगला टारगेट होगा इसको गायब करना, किसको, माइनस के 2x को। तो एक तो मेरे पास माइनस नहीं है तो माइनस लेके आ गया, 1 2 नहीं है तो ये लेके आ गया। तो मैंने इसको गुणा किया -2x, और जब मैंने 1 से गुणा किया दिया गया -2। ये गया, क्यों कि जब भी माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। और अब आप इसको सरल करोगे तो 2 में से 1 जाएगा तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 1। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अगर समझ में नहीं है तो आप बता सकते हो, बाकी इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे आगे बहुत ज्यादा काम आएगी। अब देखो, अब शेषफल में क्या होता है कि इसमें हमने भाग दिया, देखो ध्यान से सुनना, इसमें हमने भाग दिया
तो ये हमारा कहलाएगा भाज्य। क्या कहलाएगा? भाज्य। ठीक है, आपने भाग दिया इसका तो ये होगा भाजक, और भाग देने के बाद में हमारा फल क्या आया? भागफल ये, और शेष फल आया ये। तो कई बार बच्चे भाज्य, भाजक और भागफल में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना जिसमें हम भाग देते हैं वो होता है भाज्य, जिसका हम भाग देते हैं वो होता है भाजक, और भाग देने के बाद में जो आता है वो होता है भागफल। जो आते हैं वो तो होते हैं फल, ये तो आप ध्यान रखो। एक शेष फल होता है, एक भागफल होता है। अब बात आती है भाजक और भाज्य की। तो भाजक जिसका भाग देते हैं, इस तरीके से आप याद करो, बड़ा आनंद आएगा। और पढ़ने का भी वास्तविक आनंद तभी आता है जब हमें कोई चीज समझ में आती है। अब ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ये कह रहा है 3x की घात 4 माइनस 4x की घात 3 माइनस 3x माइनस 1, इसमें इसका भाग देना। मैंने भाग देने का आपको एकमात्र मेथड बताया है कि हमें सबसे पहले तो इस पहली संख्या को हटाना है। एक ही टारगेट रखो, दूसरा टारगेट मत रखो। दूसरा ये है कि जब आप इसको सरल करो तो इनके चिन्ह बदलने, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बाकी संख्या को आपको उतारने का झंझट करना नहीं है, जैसे आवश्यकता पड़े वैसे उतार देना। देखो ये मेरे पास एक से यहाँ मुझे इसको हटाना, तो एक तो 3 नहीं, 3 लेके आ गया। इसमें मेरे पास घात 1 इसमें 4 है, तो यहाँ पर मैं घात और कितने लेकर आऊँगा? 3। तो जब मैं इसको सरल करूँगा तो ये 3x की घात 4 हो जाएगा, और इस 1 से मैं इसको गुणा करूँगा तो ये ऐसा कैसा ये आ गया। और जब आप इसको सरल करोगे तो मैंने आपको सबसे पहले बताया है यहाँ पर चिन्ह प्लस होता है। अगर कोई संख्या का आगे चिन्ह नहीं होता वो हमेशा प्लस होता है। ये प्लस माइनस में हो गया, ये माइनस था ना, ये हो गया प्लस। तो ये तो हो गए, कट गए। और इनको जब आप सरल करोगे तो ये पाओगे, क्या पाओगे कि इन दोनों में बड़ा होता है ये। तो 4 में से 3 गया एक्स क्यूब, यानी 1x क्यूब, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस यहाँ आ गया, आगे आपने उतार दिया ये पूरी संख्या ऐसे। अब मुझे गायब करना है इस x क्यूब को, और मेरे पास 1x है और एक माइनस नहीं है, तो ये तो लाया पहले माइनस, फिर मैं x स्क्वायर लेकर आया। तो अब मेरे पास हो गया x की घात 3, और ये माइनस था और माइनस का हो गया प्लस x की घात 2। देखो ये माइनस और ये माइनस गुणा होकर यहाँ प्लस हो गया, और जब मैं सरल करूंगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। ये सरल हो गया। आप यहाँ उतार दो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 1। आप हमेशा ध्यान रखना एक्स स्क्वायर से सरल होता है, एक्स एक से सरल होता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे कैसे उतारा। अब आपको गायब किसको करना है? एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ पर क्या लाओगे? माइनस एक्स, ठीक है। और माइनस एक्स और ये एक्स गुणा होने पर यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर ये 1 से गुणा होगा तो माइनस 1 और ये 1 हो गई प्लस एक्स, ये कट गए क्योंकि ये माइनस का हो गया प्लस और ये प्लस का क्या हो गया? माइनस। और इनको आप जोड़ोगे तो ये हो गया माइनस के 4x और ये माइनस 1। अब आपको इसको सरल करना है, तो इस 4x को हटाना, तो यहाँ पर आप लिखोगे माइनस के 4, तो माइनस का 4x और ये प्लस का 4, ये कट गया, ये माइनस हो गया, तो हमारे आंसर आया -5। इसको आपको थोड़ा सा ढंग से समझना है, हो सकता है समझ में आया या नहीं आया। देखो ये तो हमारा सवाल है, क्लियर। हमें सबसे पहले जब इसको सरल करना है इसको हटाना है 3x4 को, तो मेरे पास सिर्फ x है और मुझे 3x4 को हटाना है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है 3x की घात 3 से मल्टीप्लाई करना, गुणा करना आना चाहिए। हमेशा क्या होता है गणित में घातें जुड़ती होती है, अर्थात x की घात 2 और x की घात 2 होते हैं, तो ये गुणा होने पर x की घात 4 होते हैं, ना कि 2x की घात 2 होते हैं। ये नहीं होते, ये जुड़ने पर होते हैं, गुणा होने पर ये होते हैं, और भाग में ज्यादातर गुणा होता है। अगर मेरे पास x की घात 4 को हटाना है और मेरे पास x है, तो मैं इसको किससे गुणा करूंगा? इसको मैं गुणा करूंगा x की घात 3 से, ताकि इस x की घात 4 को मैं सरल कर सकूं। ये शेषफल प्रमेय है, बहुत अच्छी प्रमेय, हमें समझ में आनी चाहिए। आगे ये ऐसा सवाल है, इसमें भाग देना है x की घात 3 + 1 में x की घात x + 1 का भाग देना। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको टारगेट लिखना है ना इसको,
और मेरे पास x है तो मैं x की घात 2 से गुणा करूंगा, तो ये x की घात 3 हो गया और ये x की घात 2 हो गया, क्योंकि 1 गुणा होने पर x की घात 2 आएगा। और हमने चर्चा की जब गुणा होता है तो चिन्ह चेंज होता है, ये माइनस हो गया और ये भी क्या हो गया माइनस, ये तो इससे 0 हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगला फिर अपना टारगेट वही, कौन सा, कि हमें इसके माध्यम से x की घात 2 को हटाना, तो मैंने इसको गुणा कर दिया माइनस x, तो ये आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का x। अब चिन्ह चेंज होंगे तो ये माइनस का हो गया प्लस और ये भी माइनस का प्लस, ये गया, बोलो पीछे बच गया x प्लस 1। इससे को इसको हटाना तो आप इसको गुणा कर दो प्लस 1 से, तो ये आ गया x प्लस 1 और ये इससे माइनस और ये भी माइनस होगा तो ये 0 आ गया, ये हमारा इसका है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये आपकी प्रश्नावली है, इसमें भाग देना इसका 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 इसका, फिर इसमें इसका भाग देना, इसका इसमें भाग देना है। अब आपकी ये ड्यूटी बनती है कि इसको आप सरल करो और भाग दो। अगर आपको नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मुझे पता तो चले आप कितना पढ़ते हो, आप क्या रिजल्ट देते हो, वरना मुझे कैसे पता चलेगा। तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गुणनखंड पूछ रहा है, तो हमें इसको इसमें मान रखकर चेक करना कि ये शून्य होता कि नहीं होता। अगर शून्य होता तो ये गुणनखंड है, वरना नहीं। ये मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ ये तीनों सवाल आपको करने, क्योंकि मुझे सवाल भी आपको भी देने पड़ेंगे ना होमवर्क के रूप में, ये आपका घर का जी। ठीक है, कल नहीं परसों मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।